हमारा तुम्हारा तो कोई डायरेक्ट वास्ता भी नहीं था, पर न जाने क्यों ऐसा फील हो रहा है कि कुछ पर्सनल लॉस हो गया है। जिनकी कहानियां आज सोशल मीडिया पर सुनाते लोग नहीं थक रहे हैं, वो शख्स जिनके आसपास से भी गुजरे हैं, हर उस शख्स के पास उनकी एक अपनी कहानी है। और ये कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं है, ये वो कहानियां हैं जो आपकी जिंदगी की सीख बन जाती हैं। किसी इंसान के पास सब कुछ होने के बाद भी वो कितनी सादगी के साथ अपना जीवन जी सकता है। कोई इंसान जो अब भी बिजनेस में एथिक्स की बात कर रहा था और अपने किए गए कामों से दुनिया को एथिक्स सिखा रहा था। आज मैं उन्हीं के जीवन से जुड़े 5 ऐसी घटनाओं के बारे में बात करने जा रहा हूं जिससे कि हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जो कि हमारा जीवन पर्यंत मार्गदर्शन करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कठिन दौर और जीवन में उतार चढ़ाव। ये बात है 1998 की, जब टाटा मोटर्स ने टाटा इंडिगा को लॉन्च किया, जो भारत की पहली पूरी तरह से स्वदेशी कार थी। हालांकि शुरुआती समय में इस कार की बिक्री उतनी सफल रही नहीं जितनी की उम्मीद की गई थी। ये टाटा मोटर्स के लिए एक कठिन दौर भी था। कंपनी को भारी नुकसान झेलना पड़ा। रतन टाटा जी और उनकी टीम ने काफी मेहनत की थी इस प्रोजेक्ट पर, लेकिन बाजार की प्रतिस्पर्धा और अन्य चुनौतियों के कारण स्थिति बिगड़ने लगी। इस समय टाटा मोटर्स को इतना नुकसान हो रहा था कि बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स ने सुझाव दिया कि उन्हें पैसेंजर कार बिजनेस से बाहर निकल जाना चाहिए और इसे किसी दूसरी कंपनी को बेच देना चाहिए। रतन टाटा जी और उनकी टीम ने फोर्ड कंपनी से संपर्क किया और एक बैठक के लिए अमेरिका गए। इस बैठक में फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड और उनकी टीम भी मौजूद थी। ये मीटिंग काफी कठिन रही। फोर्ड के अधिकारियों ने टाटा की कार बिजनेस में असफलता पर कटाक्ष किए। बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा, आपको कार बिजनेस में होने का कोई अधिकार नहीं है। आप इसे हमें बेच रहे हैं तो ये आपके लिए एक एहसान होगा। ये बात रतन टाटा और उनकी टीम के लिए बहुत अपमानजनक थी, लेकिन रतन टाटा ने धैर्य बनाए रखा। वे बिना किसी प्रतिक्रिया के शांत रहे और उसी दिन भारत लौट आए। भारत लौटने के बाद रतन टाटा ने अपने कर्मचारियों का हौसला बढ़ाया और कार बिजनेस को सुधारने पर ध्यान दिया। उन्होंने नई रणनीतियां बनाई, गुणवत्ता पर जोर दिया और भारतीय बाजार की आवश्यकताओं को समझते हुए टाटा मोटर्स को फिर से मुनाफे में लाने की दिशा में काम किया। धीरे धीरे टाटा इंडिका की बिक्री में सुधार हुआ और कंपनी वापस मुनाफे में आने लगी। कुछ सालों में टाटा मोटर्स ने न केवल अपनी स्थिति मजबूत की, बल्कि भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में एक प्रमुख स्थान भी हासिल किया। इसी तरह वक्त बदला और 2008 में वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण फोर्ड मोटर कंपनी खुद आर्थिक संकट में फंस गई। फोर्ड ने अपने 2 प्रमुख ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर को बेचने का फैसला किया, क्योंकि उनके लिए इन्हें संभालना मुश्किल हो गया था। उसी समय रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की ओर से जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदने की पेशकश की। ये एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि लगभग 9 साल पहले वही फोर्ड कंपनी रतन टाटा का अपमान कर रही थी। अब वे अपने प्रतिष्ठित ब्रांड बेचने की स्थिति में थे। 2008 में टाटा ग्रुप ने फोर्ड से जैगुआर और लैंड रोवर को $2.3 बिलियन में खरीद लिया। ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने 9 साल पहले कहा था कि आपको कार बिजनेस में होने का अधिकार नहीं है। रतन टाटा जी के इस कदम ने यह साबित कर दिया कि धैर्य, दृढ़ संकल्प और सही दृष्टिकोण से बड़ी असफलताओं को भी सफलताओं में बदला जा सकता है। आज जैगुआर और लैंड रोवर टाटा मोटर्स के सबसे सफल और प्रीमियम ब्रांड्स में से एक हैं और टाटा ग्रुप ने वैश्विक ऑटोमोबाइल बाजार में एक मजबूत पहचान बना ली है। ये घटना हमें ये सिखाती है कि कभी भी असफलताओं से हार मानकर पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आप अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित हैं तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। रतन टाटा की ये कहानी न केवल उनके नेतृत्व और धैर्य को दर्शाती है, बल्कि ये भी बताती है कि कैसे एक कठिन समय को अपनी सबसे बड़ी जीत में बदला जा सकता है। दूसरा है मध्यम वर्गीय परिवार या फिर आम जनता के लिए सोच। नैनो कार बनाने के पीछे का जो इंस्पिरेशन रहा है वो एक व्यक्तिगत घटना से जुड़ा हुआ है। रतन टाटा जी ने एक बार देखा कि एक भारतीय परिवार, पति पत्नी और उसके 2 बच्चे बारिश के मौसम में एक स्कूटर पर सफर कर रहे थे। ये दृश्य उनके मन में गहरे से धंस गया, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि ये परिवार न केवल असुविधा का सामना कर रहा था, बल्कि उनकी जान भी जोखिम में थी। स्कूटर पर इतने लोगों का एक साथ सफर करना खतरनाक था, खासकर भारतीय सड़कों की स्थितियों और मौसम को देखते हुए। रतन टाटा जी ने सोचा कि अगर उनके पास एक किफायती कार होती तो वे न केवल सुरक्षित रह सकते थे, बल्कि अधिक आरामदायक जीवन भी जी सकते थे।
ये विचार उनके दिल में बैठ गया। वे एक ऐसी कार बनाना चाहते थे जो भारत के मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए सस्ती और सुलभ हो और जो उन्हें स्कूटर जैसी असुरक्षित स्थिति से बचा सके। इस घटना के बाद रतन टाटा जी ने एक ऐसा सपना देखा कि हर भारतीय परिवार के पास जो स्कूटर इस्तेमाल करता है वो एक अपनी कार का मालिक बन सके। उन्होंने एक कार बनाने का संकल्प लिया जिसकी कीमत 1 लाख रुपए हो। ये उनके लिए एक चुनौती था क्योंकि किसी भी कार का लागत मूल्य इससे कहीं अधिक होता था। लेकिन रतन टाटा जी का उद्देश्य केवल व्यापारिक लाभ नहीं था, बल्कि वे समाज के उस हिस्से की मदद करना चाहते थे जिसके पास कार खरीदने के लिए साधन नहीं थे। रतन टाटा जी ने कहा था, मेरा सपना है कि हर भारतीय परिवार के पास एक सुरक्षित और सस्ती कार हो। यही सोच थी जिसने उन्हें टाटा नैनो की ओर प्रेरित किया। टाटा नैनो ने भारत में कई मायनों में एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत की। ये सिर्फ एक कार नहीं थी, बल्कि एक ऐसा प्रतीक बन गई थी जो मध्यम वर्गीय भारतीय परिवारों के लिए सस्ती और सुरक्षित यात्रा की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। रतन टाटा जी का नैनो बनाने का सपना केवल व्यावसायिक निर्णय नहीं था, ये उनके समाज के प्रति गहरे जुड़ाव और जिम्मेदारी की अभिव्यक्ति भी थी। उन्होंने भारतीय मध्यम वर्गीय परिवारों की जरूरतें और उनकी सीमाओं को समझते हुए एक ऐसा उत्पाद तैयार किया जिसने उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक यात्रा का अवसर दिया। नैनो एक ऐसी कार थी जिसने ये सिद्ध किया कि एक कंपनी और उसका नेतृत्व केवल मुनाफा कमाने के लिए नहीं, बल्कि समाज की बेहतरी के लिए भी कार्य कर सकता है। तीसरा है संवेदनशील व्यक्ति। 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ जिसमें ताजमहल पैलेस होटल, जो टाटा समूह के स्वामित्व में है, सबसे प्रमुख निशाना बनाया गया। आतंकवादियों ने होटल में घुसकर कई लोगों की जान ली, होटल को भारी नुकसान पहुंचाया। इस हमले में ताज होटल के कई कर्मचारी, मेहमान और सुरक्षा कर्मी तक मारे गए। ये घटना बेहद दर्दनाक थी, लेकिन इस दौरान जो सबसे प्रभावशाली बात थी वो थी रतन टाटा जी की संवेदनशीलता और उनका मानवीय दृष्टिकोण। रतन टाटा व्यक्तिगत रूप से ताज होटल के कर्मचारियों और उनके परिवारों के घर घर जाकर उनसे मुलाकात की। उन्होंने न केवल अपनी उपस्थिति से उनका मनोबल बढ़ाया, बल्कि उनकी हर संभव मदद की। होटल के जिन कर्मचारियों ने अपनी जान गंवाई थी, उनके परिवारों को टाटा समूह ने मुआवजा दिया, उनके बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाया और परिवार के अन्य सदस्यों को नौकरी के अवसर भी प्रदान किए। ये दिखाता है कि रतन टाटा जी केवल एक व्यावसायिक नेता नहीं हैं, बल्कि वे अपने कर्मचारियों को परिवार का हिस्सा मानते हैं। रतन टाटा जी और उनकी टीम ने ताज होटल के आसपास के क्षेत्रों में भी मदद पहुंचाई। जिन लोगों को हमले के दौरान नुकसान हुआ था, चाहे वे होटल से जुड़े हों या नहीं, रतन टाटा ने उनकी भी सहायता की। आसपास की दुकानों और ठेले वालों जो इस हमले के बाद आर्थिक संकट में आ गए थे, उनकी आर्थिक मदद की गई और उन्हें फिर से अपना व्यवसाय शुरू करने में सहायता प्रदान की गई। रतन टाटा जी ने ये सुनिश्चित किया कि ताज होटल का पुनर्निर्माण और मरम्मत बिना किसी देरी के हो, ताकि ये होटल फिर से अपने गौरवशाली रूप में लौट सके। उन्होंने कहा था, हम ताज को फिर से खड़ा करेंगे और इससे भी बेहतर बनाएंगे। ताज होटल को सिर्फ एक होटल के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि ये भारत की सांस्कृतिक धरोहर और प्रतीक के रूप में भी महत्वपूर्ण था। उनके इस कदम ने न केवल कर्मचारियों बल्कि पूरे देश को प्रेरित किया। रतन टाटा जी ने 26/11 हमले के बाद जिस संवेदनशीलता, धैर्य और मानवता का परिचय दिया, वो हर एक व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने इस भयानक संकट के समय में लोगों के दर्द को समझा और न केवल उनकी आर्थिक मदद की, बल्कि उनके साथ व्यक्तिगत रूप से भी खड़े रहे। ये घटना हमें सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व केवल आर्थिक निर्णयों से नहीं, बल्कि मानवता और सहानुभूति से भी मापा जाता है। चौथा है प्रेम कहानी और अकेलेपन का जीवन। रतन टाटा जी का पहला प्यार उनके कॉलेज के दिनों से जुड़ा हुआ है। जब वे अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, तब उन्हें एक अमेरिकी लड़की से प्यार हो गया था। वे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे और शादी करने तक का फैसला भी कर चुके थे। लेकिन तभी एक महत्वपूर्ण घटना हुई। रतन टाटा जी की दादी की तबीयत खराब हो गई और वे भारत लौट आए। उनका मानना था कि भारत लौटकर कुछ समय बाद वे फिर से अमेरिका जाएंगे और अपनी प्रेमिका से शादी करेंगे। लेकिन उसी दौरान भारत चीन युद्ध छिड़ गया। इसने रतन टाटा जी की योजनाओं को पूरी तरह से बदल दिया। उनकी प्रेमिका के माता पिता ने इस युद्ध के चलते उसे भारत जाने से रोक दिया
और दोनों के बीच लंबी दूरी के कारण उनका रिश्ता टूट गया। ये घटना रतन टाटा जी के लिए बेहद दुखद थी, लेकिन उन्होंने इस दर्द को चुपचाप सहा और अपने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला किया। इसके बाद भी रतन टाटा जी की जिंदगी में और भी प्रेम कहानियां आई, लेकिन किसी भी कारण से वे रिश्ते भी कभी शादी तक नहीं पहुंच पाए। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उन्हें 4 बार सच्चा प्यार हुआ है, लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा हुआ जिससे रिश्ते आगे नहीं बढ़ पाए। इन सभी रिश्तों में, चाहे वे सामाजिक कारण हों या पारिवारिक दबाव, परिस्थितियां हर बार ऐसी बनी कि वे कभी भी शादी के बंधन में नहीं बंध सके। वे कहते हैं कि हमेशा वही होता है जो हमारे लिए सबसे सही होता है, भले ही हम उस समय उसे समझ न पाएं। ये सोच उन्हें हर दिन कठिन परिस्थिति में शांत और सकारात्मक बनाए रखती है। रतन टाटा जी का जीवन हमें सिखाता है कि अकेले रहना न तो कमजोरी है, न ही किसी प्रकार का अभिशाप। उन्होंने अपने जीवन में कई बार प्यार किया, लेकिन जब परिस्थितियों ने उन्हें शादी करने का मौका नहीं दिया तो उन्होंने इसे अपनी नियति के रूप में स्वीकार किया और बिना किसी शिकायत के आगे बढ़े। उनके जीवन का हर पहलू, चाहे वो व्यवसाय हो, समाज सेवा हो या उनके व्यक्तिगत शौक, ये दिखाता है कि अकेले भी एक संपूर्ण और सार्थक जीवन जिया जा सकता है। 5वां है समाज के प्रति जिम्मेदारी। टाटा ट्रस्ट, जो रतन टाटा जी की परिकल्पना का हिस्सा है, भारत के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली परोपकारी संगठनों में से एक है। टाटा ट्रस्ट ने शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और अनुसंधान के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया है। अगर हम शिक्षा की बात करें तो टाटा ट्रस्ट ने कई शिक्षा आधारित पहल की है, जिनका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को भारत के दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाना है। उन्होंने शिक्षा में नवाचार लाने के लिए भी कई परियोजनाओं का समर्थन किया है, जैसे कि छात्रों को स्कॉलरशिप, शिक्षा के डिजिटल रूपों को बढ़ावा देना और अनुसंधान और विकास में निवेश करना। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो टाटा ट्रस्ट ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रतन टाटा जी का मानना है कि हर व्यक्ति को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ होनी चाहिए, चाहे वो कितना ही गरीब व्यक्ति क्यों न हो। रतन टाटा जी के नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट ने भारत में कैंसर के उपचार के लिए कई अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की है। टाटा मेमोरियल सेंटर भारत के प्रमुख कैंसर अस्पतालों में से एक है, जो कि टाटा ट्रस्ट के सहयोग से चलाया जाता है। रतन टाटा ने कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए एक बेहतर और सुलभ इलाज की दिशा में काम किया है। रतन टाटा और टाटा समूह ने कोविड-19 महामारी के दौरान जब देश संकट में था, तब बड़े पैमाने पर सहायता प्रदान की। इस समय रतन टाटा ने न केवल आर्थिक सहायता दी, बल्कि चिकित्सा सुविधाओं, उपकरणों और टीकाकरण अभियानों में भी सहयोग किया। रतन टाटा जी ने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से कोविड-19 राहत कोष में 1500 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की। इसका उद्देश्य चिकित्सा उपकरण, टेस्टिंग किट्स और अस्पतालों के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करना था। इसके साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य कर्मचारियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए आवश्यक सुरक्षात्मक उपकरणों की आपूर्ति को भी सुनिश्चित किया। रतन टाटा जी का जीवन हमें ये सिखाता है कि समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी केवल आर्थिक योगदान तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारे कार्यों से समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना और उनकी मदद करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उनका उदाहरण हमें ये प्रेरणा देता है कि चाहे हम कितने भी बड़े क्यों न हो जाएं, हमें हमेशा अपने समाज और अपने देश के प्रति जिम्मेदारियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। आप सभी अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में।